और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ माधवी अग्रवाल जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं जुड़ी हुई हैं। माधवी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जो कांग्रेस के नेता हैं जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस पर जुड़े हैं। विनोद जी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। विनोद जी, ये जो सारी मोर्चाबंदी हो रही है और जिस तरह से एक अलग अलग नैरेटिव गढ़ने के लिए तैयार, कोई कह रहा है कि संविधान पर हमला है, कोई कह रहा है कि इसको लागू नहीं होने देंगे, आपकी 1 इंच जमीन जाने नहीं देंगे, जमीन छीन कौन रहा है? और ये जो सारा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, क्या सचमुच मुसलमानों की सुध लेने के लिए है या जैसा कि समझा जाता है कि वोट बैंक ही है? निखिल, देखिए, लोकतंत्र में असहमति की तो पूरी गुंजाइश है। लोकतंत्र में तो ऐसा होता नहीं है कि आप अगर कोई कानून बना रहे हैं या आपने कोई एक प्रस्ताव लाया है तो उसकी पूरी 100% लोग आपकी सहमति में आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन जब जब आपने एक रिफॉर्मेशन की शुरुआत की है तो इसके भारी विरोध जरूर हुए हैं, देखा गया है। उसमें अपने अपने एपीजमेंट सामने आते हैं, उसमें अपने अपने वोट बैंक सामने आते हैं, उसमें अपने अपने नैरेटिव सामने आते हैं। लेकिन इसका फायदा दूर दूर तक समाज को हुआ है, इसका फायदा दूर दूर तक देश को हुआ है, इसका फायदा आने वाले पीढ़ियों को हुआ है। ये हमने देखा है पिछले 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने जितने रिफॉर्मेशन किए हैं, ये आने वाले भविष्य के भारत के साथ साथ आज की पीढ़ी को कम से कम एक सबल और सशक्त किया है, जो हम लोगों ने देखा है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे आप उसमें ये देखिए आर्टिकल 370 को रिपील करने का मामला हो, ऐसे दर्जनों ऐसे आपने देखा कि मोदी गवर्नमेंट जीएसटी का मामला हो। ये साहस करने की बात है। लेकिन जब राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता संसद में होते हैं तो एक शब्द नहीं बोलते हैं, और संसद के बाहर जब उनको लगता है ये मौका नैरेटिव देने का है और वहां अगर कहते हैं कि ये असंवैधानिक है, जब ममता बनर्जी कहती है कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, आपने ध्यान दिया होगा वो पश्चिम बंगाल में एड्रेस कर रही हैं लोगों को, लेकिन वो बांग्ला में नहीं बोल रही हैं, वो उर्दू में बोल रही हैं। तो सीधा उनका जो मैसेज है, वो जिस तरह से मौलानाओं के उस मोर्चे में आपने को एक पॉलिटिकल ट्विस्ट दे रही है, तो ये आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसे समाज को गुमराह कर रहे हैं जिस समाज में अभी तक मैक्सिमम लोग अवेयरनेस आया ही नहीं है, उनमें ये चेतना ही नहीं जगी है। वक्फ के 33 लाख की जमीन में अगर एक मुसलमान को, एक गरीब मुसलमान को, मुतवली को घूस देना पड़े, एक कब्रिस्तान में अपने किसी परिचित को, अपने किसी स्वजन के एक लाश को लेके दफनाने को लेके, ये उनको नहीं पता है कि इस समाज को के साथ में कितना बड़ा धोखा है। लेकिन अवेयरनेस के मामले में जब बीजेपी की ये पहल है, उसकी ये साधुवाद हम कह सकते हैं कि उसने एक फ्रंट पे कानून बनाया है पार्टी ने, एनडीए सरकार ने, तो दूसरे फ्रंट पर बीजेपी के मुस्लिम मोर्चा का, जो आप जमाल साहब की बात सुन रहे थे, और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक वर्कशॉप किया है बीजेपी मुख्यालय में, तो जाहिर सी बात है लोगों को बताने की भी जरूरत है, समझाने की भी जरूरत है कि ये सारे नेता जो मुस्लिम उलेमाओं के गिरफ्त में हैं वो फर्जी बातें कर रहे हैं। वक्फ को इन्होंने पढ़ा नहीं है, नया एक्ट को, और नया एक्ट को लेके ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बात बताने की भी जरूरत है। निखिल, ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, बहुत सारे सवाल हैं। दरअसल सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर चोट है। किस तरह से चोट है? संविधान खतरे में हो गया फिर से एक बार। कैसे संविधान खतरे में हो गया? सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि भाई इतनी सारी 33 लाख एकड़ वक्फ की ज़मीन है, कोई एक अस्पताल, कोई स्कूल, कोई इस तरह से फ़ायदा पहुंचाने वाली संस्था, अस्पताल बनाया हो, स्कूल बनाया हो, कोई दूसरी संस्था बनाई हो, तो ये सही है कि गलत है? इसका विरोध अब तक क्यों नहीं किया था? और जब कोई मुसलमानों के हित की जब बात कही जा रही, कहा जा रहा है कि उसमें करप्शन पर रोक लगेगी और जो मुस्लिम बहू बेटियां हैं उनके फ़ायदे के लिए है, जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके फ़ायदे में, बल्कि कहा जा रहा है कि पंक्ति में खड़ा जो आखिरी मुसलमान है उसको भी अब वक्फ का लाभ मिल सकेगा। तो आप लोग क्यों मोर्चाबंदी कर रहे हैं? निखिल जी, मतलब एक बात हमें समझ में नहीं आती है, आज की जो मौजूदा भारत सरकार है वो मुस्लिमों का विकास उनकी दान दी हुई संपत्तियों से करना चाहता है, वक्त से करना चाहता है। अगर यही बात हम हिंदू भाइयों के लिए कही जाए कि आपका विकास आपके द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा दिए गए दान से होगा,
मंदिरों में से मिलने वाले चंदे से होगा, राम मंदिर में जो पैसा आएगा उससे होगा, तो ये तो बड़ी गंभीर बात है। मतलब एक बात आप समझिए, अभी नहीं, आप ये कोई नहीं कह रहा कि पद्मा उसी को न्याय दे- से होगा, आप समझिए बात को। नहीं तो- ये नहीं कहा जा रहा कि तो फिर उसी से होगा, लेकिन उससे भी होगा, उसको कूड़ेदान में नहीं फेंक दिया जाएगा या उसको नहीं। भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ा दिया जाएगा। आप बात को समझिए, आते डिफरेंस को। हैं। जो आपने पॉइंट रेस किया, दरअसल ये कोई नहीं कह रहा कि उसी से होगा, ये कहा जा रहा है कि उसको भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। निखिल जी, जी, मोदी जी तो कहते हैं कि उनके शासन में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है सब कुछ। नहीं तो भ्रष्टाचार से नए मुक्त तो कर ही रहे हैं, इसी से तो तरह से करेंगे। निखिल जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, हाँ, आप और विनोद जी और भारतीय जनता पार्टी के तीनों साथी मिलकर कृपया हमें ये बता देंगे कि नए संशोधन में वो कौन सा अधिनियम है जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगा, कौन सा ऐसा प्रोविजन डाला गया है जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। मैं पूरा प्रोविजन सर पूरा 1995 से लेके अब की बार के अधिनियम को खोल कर बैठा हूँ। अच्छा ये बता दीजिए, मैं एक कोई चीज स्कूल बता अस्पताल दूंगा नहीं खुला 33 निखिल, एकड़ अब लाख निखिल, एकड़ अब जमीन निखिल, पर, अगर आप इजाजत सही है दें- या गलत है? निखिल, मैं आप- आ रहा हूं विनोद जी, ये उस बात का जवाब दे दें, आते सही है या गलत है? आते हैं, नहीं बिल्कुल गलत है। तो शंकर प्रसाद जी तो वही जब है। गलत है और संविधान में उसमें संशोधन किया जा रहा है तो फिर विरोध क्यों? सर रवि शंकर प्रसाद जी वही हैं जो राम मंदिर का मुकदमा तो नहीं लड़ते, लेकिन अरे अब इस बात को कोई भी कहे, इससे क्या मतलब हो रहा है? मतलब मैं, उन्होंने चूंकि सवाल पूछा इसलिए मैंने कर दिया। जैन से दर्शन का मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति को कपिल सिब्बल आपका जमाते इस्लामी के वकील हैं, तो आप क्या कहेंगे? चलिए, मैं आपके ऑडियो में भी कुछ प्रॉब्लम है संदीप त्रिपाठी जी। संदीप त्रिपाठी जी सुनिए, आपके ऑडियो में भी कुछ प्रॉब्लम है। संदीप जी सुनिए तो, अरे सुन लीजिए, आपकी ऑडियो को ठीक करा रहे हैं, तब तक मैं माधवी जी के पास जाऊंगा, तब तक आपकी ऑडियो को ठीक कराते हैं, कुछ उसमें क्रैक आ रहा है, हम उसको ठीक करा रहे हैं। माधवी जी ये बताइए कि जिस तरह से ये सारा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, आपने देखा कि ये कहा जा रहा है कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर ये सीधा अटैक है, कोई कह रहा है कि ये तो जिस संविधान ही खतरे में हो गया। कैसे आप आम मुसलमानों तक इस बात को पहुंचाएंगी, क्योंकि ये जो कानून नया बनाया गया है उसको लेकर के अलग अलग तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। देखिए निखिल जी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी ये नहीं बताएंगे कि 1995 में जो अधिनियम वक्फ बोर्ड का बनाया गया था उसके तहत बेलगाम जो है इन लोगों को ताकत दे दी गई वक्फ बोर्ड के अंदर में, और वो केवल मौखिक तौर पे और बहुत ही न्यूनतम दावे के साथ किसी भी जमीन पर अपना कब्जा कर सकते थे। और ये बात इन लोग नहीं बताएंगे, ये बोल रहे हैं कि भाई लूटा जा रहा है। अभी जो हमारे साथ विश्लेषक बैठे उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि संसद में राहुल गांधी और ये कांग्रेस के लोग चुप रहे, क्योंकि केरल में 400 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड वालों ने क्रिश्चियन लोगों की जो है जमीन पर कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा जो क्रिश्चियनिटी का गांव है वो पूरा कैथलिक गांव के ऊपर ही कब्जा कर रखा है, और जो एथलिक एसोसिएशन है इंडिया का वो वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में है। अब इनकी क्या समस्या है कांग्रेस वालों की कि भाई अगर ये वक्फ बोर्ड के साथ जाते तो फिर कैथलिक लोग नाराज हो जाते जिनके बोर्ड से राहुल गांधी जीत कर आ रहे हैं, और अगर ये साथ में जाते तो मुस्लिम के साथ में ये अगेंस्ट में चले जाते। तो इन लोगों ने दोनों को खुश करने के लिए मुंह बंद रखा, लेकिन क्योंकि देश में राजनीति करनी है, अलगाव पैदा करना है, अराजकता पैदा करनी है, तो उन लोगों ने कोशिश करना शुरू कर दिया। मंचों पर खड़े होकर बोल रहे हैं अरे भाई कौन सी जमीन लेंगे इनसे, जमीन तो ऑलरेडी इनसे छीनी जा चुकी है। और ये जो बोल रहे हैं कि भाई अब एक भी इंच जमीन जाने नहीं देंगे, ममता बनर्जी जो बैठकर मंच पर ऐसे ऐसे भाषण देती है बंगाल के अंदर में, जिसका परिणाम तो हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो रैलियां हो, चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो, और अब वो खड़े होकर बोल रही है कि आपकी 1 इंच भी जमीन जाने नहीं देंगे। भाई जमीन तो ऑलरेडी आप लोगों की जमीन के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है सालों से, जिसको सही तरीके से यूटिलाइज हो सके ये कोशिश की जा रही है। मैं बता देती हूँ, अभी पूछ रहे थे कौन सा ऐसा नियम है, कौन सा ऐसा कानून बन जाएगा जिससे ये भ्रष्टाचार रुक जाएगा। तो भाई एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतों पर अब तक वक्फ बोर्ड का जो दावा हमेशा जो था वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये तो 1400 साल पहले, 2000 साल पहले किसी भी जगह पर दावा कर देते हैं। वक्फ की ये जो संपत्तियां जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी, जांच के अधीन आएंगी, उसमें पता चलेगा अभी तक इन लोगों ने क्या मनमानी की है। और इनको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 71 करोड़ की जमीन पर जो है वो पूरी तरीके से कब्जा करके अतीक अहमद के लोगों ने रखा हुआ था, और इनके बिचौलिए जो वक्फ बोर्ड को देखते हैं उन लोगों ने इनके साथ साठगांठ करके रखी थी, और वहां पर ये अपनी मनमानी तरीके से पैसे कमाते थे। और उन पैसों का यूज किस लिए होता था? लोगों को धमकाने के लिए, लोगों के ऊपर में जितने भी कांड है वो करने के लिए। तो ये इन्होंने यूटिलाइज किया है आज तक की वक्फ बोर्ड का, और जो गरीबों के लिए जो वंचित रहे
उन लोगों के लिए न्याय मांगने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है। केवल इन लोगों को आक्रोशित करना है। जो लोग जानते ही नहीं है कि उनके साथ क्या अभी तक ड्रामा हो रहा है पूरे देश भर में, उनको ममता बनर्जी भड़काने का काम कर रही है, जिसका जो नतीजा है वो मुर्शिदाबाद में हम सभी लोगों ने देखा। भाई वो जो एरिया आता है मुर्शिदाबाद का, जंगीपुर का, ये सारा एकदम बांग्लादेश के करीब है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का वहां बाहुल्य है पूरी तरीके से। और वहां पुलिस के साथ पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया। और इसके पहले भी 2019 में सभी लोगों ने देखा था कि कालिया चक जैसी जगह पर जहां पे पुलिस चौकी को पूरा घेर लिया गया था और वहां पे पुलिस लोगों को गुहार लगानी पड़ी कि हमें आके बचा लीजिए। जी, सारा घटनाक्रम मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी पता है और जरूर संदीप त्रिपाठी जी को भी पता होगा। संदीप त्रिपाठी जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले विनोद मिश्रा जी आपसे समझना चाहेंगे, ये जो कहा जा रहा है कि 1 इंच जमीन भी मैं आपकी जाने नहीं दूंगी, तो ये तो लगातार इसके पहले आया है कि वक्फ बोर्ड दूसरों की जमीन लेता रहा है, तो ये किसकी जमीन ना जाने देने की बात कर रही है? निखिल जी, मैं संदीप जी का जवाब पहले देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने एक अवेयरनेस की बात कही है और मैं हो सकता है कि वो एक तरह से एक पॉजिटिव ही बात कही हो, मैं नेगेटिव नहीं मानता हूँ कि इस वक्त के नए कानून बनने से फायदा क्या हुआ। मैं जस्ट 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, उन्होंने कहा किस तरह से भ्रष्टाचार रुक जाएगा, माधवी जी ने उत्तर दिया, मुझे उम्मीद है कि संदीप जी ने सुना होगा। बाकी ये, लेकिन मैं आपसे ये गारंटी चाहता हूँ कि इस मेरी बात को आप अपने लोगों में भी बताएंगे जिनको लोग गुमराह कर रहे हैं। पहला फायदा ये देखिए कि वक्फ कानून बनने के साथ ही केरल पहला राज्य बना है जो अपने इस नए कानून के तहत वो वक्फ बोर्ड का गठन कर रहा है। संदीप जी, नंबर 1 फायदा जो स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार मिले हैं कि मुनम्बम जैसे, जो बीजेपी की प्रवक्ता बता रही थी कि जो इशू बरसों से लटका पड़ा हुआ था, उस पे कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपने सिंगल बेंच को पलट दिया और डबल बेंच करने का आदेश दिया है कि उस पे जुडिशियल कमीशन बैठेगी। 2, सीधे क्लियर इंस्ट्रक्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लैंड का मामला स्टेट को है, स्टेट को ही, स्टेट बोर्ड को ही एग्जीक्यूशन के लिए सारे अधिकार मिले हैं। संदीप जी, ये लोगों को बताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई बड़ा रोल नहीं होता है। स्टेट बोर्ड में स्टेट गवर्नमेंट का ही लैंड के और सारे एक्विजिशन के सारे मामले उनको ही देखना है। उनके पास अभी तक कुछ नहीं था। नंबर 3 अब मैं बताता हूं उसका फायदा ममता बनर्जी को कैसे होगा। ममता बनर्जी ने अपने सारे मौलानाओं को 1000 मौलानाओं को सैलरी देने की बात कही थी और वो सैलरी जब कहा गया कोर्ट से कि वो सैलरी जो उनको वक्फ से देना चाहिए क्योंकि वक्फ इसी के लिए है, जो वक्त में लोगों ने दान किया है, देश का सबसे सेकंड लार्जेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में उसकी संपत्ति है। और आपको जानते हैं, आप इस बात को सुन के हैरान होंगे कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट हर महीने 1000 करोड़ रुपए उसमें डालती है वक्फ में और वक्फ फिर उस जाके मौलवियों को सैलरी देती है। अब नए कानून बनने से ये होगा, उसके रखरखाव में एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, मुतवल्लियों का करप्शन रुकेगा, तो वो वक्फ जो वेस्ट बंगाल का है अपने सारे मौलानाओं को सैलरी दे पाएगा। ये बदलाव को अगर आप कहते हैं कि ये जीरो टॉलरेंस करप्शन के अगेंस्ट में नहीं है, तो आपको राहुल गांधी की उस बात पे शर्म होनी चाहिए कि जब वो कहते हैं ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लोगों की जमीनें छीनी जा रही है, तो आपको कम से कम लोगों को सच एक बार कायदे से बतानी चाहिए, उसके बाद उसमें जवाब ले लेते हैं। संदीप त्रिपाठी, आप मुतमईन हैं इस बात से? मुझे उम्मीद है कि जो बातें आपको समझ में आई होंगी वो आप लोगों को बताएंगे, जैसा कि विनोद जी कह रहे हैं। नहीं सर, मेरा एक छोटा सा सवाल था। हमने कहा कि संशोधन में ऐसी कौन सी धारा है जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए डाली गई है? इसका जवाब नहीं। मैं इतना आपको नियम इसमें बता दिया, आप क्या चाहते हैं कि क्लॉज? सर ये दस्तों पे जाने दीजिए, आप टाइम मेरा खराब करेंगे, मुझे पता है। इसलिए आपके साथ बैठते बैठे इतना तो अंदाजा हो गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने जो लिखा है कि इसका उद्देश्य क्या है। वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा है उसको छुड़ाने के लिए, कुप्रबंधन और स्वामित्व विवाद है उसके लिए, संपत्ति पंजीकरण और सर्वेक्षण में देरी और बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी के मामलों और मंत्रालयों की शिकायत के लिए। सर ये है। अब बात अभी आपने कहा कि अभी तक तो हम ये जानते थे कि जो है संपत्तियां कब्जा करता है, लेकिन सर ये सरकार को पता है, आप भले यहाँ पर बोल रहे हैं, उसको पता है कि वक्त की संपत्तियों पर अवैध कब्जा हुआ है। अब आते हैं बात पर, मुद्दे की जो यहाँ पर है, हम बार बार ये सवाल कर रहे हैं। आप समझिएगा कि देखिए वक्त की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किसने किया, ये भी बात है। आप देखिए ना, कल हमने अभी चलाया था, शायद आप थे हमारे साथ डिबेट में, इसके पहले लालू प्रसाद यादव खड़े होकर 2009 में कह रहे थे संसद में कि जी देखिए इन्हीं लोग, किसने किया,
मुतवल्लियों के भ्रष्टाचार से ऊपर से नीचे तक मिला करके वही तो बात कहा जा रहा है कि यहां पर मेढ़ ही खेत को खा रहा था, तो उसको रोकने के लिए ये किया गया है। दूसरी चीज ये भी बताई गई कि वक्फ और वक्फ बोर्ड का जो अंतर है उसको भी समझिए। दरअसल वक्फ मतलब कि आपका रिलीजियस ट्रस्ट है, उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं है। जो वक्फ बोर्ड है वो उस कानून को ठीक से लागू हो रहा है या नहीं, इसको देखभाल के लिए, इसकी निगरानी के लिए है। बिल्कुल शट एंड क्लोज एंड ओपन एंड शट है। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? आप जो है मेरी अंतरात्मा को मार रहे हैं। नहीं, आपकी अंतरात्मा दरअसल आपकी अंतरात्मा जो मैं झूठ से साफ तौर पकी पर थी। कहूं तो आपकी अंतरात्मा सिर्फ वोट जगा बैंक रहे तक हैं। सीमित है, और नहीं, आपकी जगा अंतरात्मा को मैं जगा रहा हूं कि आपका वोट बैंक वो जो पंक्ति में खड़ा आखिरी मुसलमान है वो भी है साहब। सिर्फ मुतवल्लियों को उनकी फील्डिंग करके आपको वोट नहीं मिलेगा। आप समझिए इस बात को। आपकी अंतरात्मा को जगा रहा है आप निखिल हमें बोलते ही नहीं त्रिपाठी जी। तो ये क्या भाई आप पता उलूल दिखाने के लिए उलूल बोल रहे हैं तो मैं मैं क्या ही कहूं। आप उलूल सही बात बोलिए तो मैं बोल रहा आप हूं। ठीक क्या है, आप अगर- मतलब कुछ गलत अगर आप ठीक है। जानकारी देंगे तो उल क्या ही जलूल कहूं। क्या होता है? क्या उल जलूल मैंने इतनी देर में क्या उल और जलूल नहीं बोला तो हुआ क्या, बता आप दीजिए। कानून को आप क्या गलत ढंग से बताइए? व्याख्यायित कर रहे हैं। क्या आप गलत ढंग से क्या- व्याख्यायित क्या- कर रहे हैं, क्या- वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या किया? हाँ। बताइए बताइए, मैं आप आपको बता रहा बताइए, हूं। इसके पहले स्कूल अस्पताल कुछ बने थे, आप सही था कि गलत था? कब- 33 लाख एकड़ जमीन थी, सही था या गलत था? ये आप सुनिए ना, गरीब मुसलमानों का हक मारा जा रहा था, सही था या गलत सुनिए था? ना, कैसी बात कर रहे अब हैं? सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ क्या हाँ, बात कर रहा हूँ। बताइए। 16 राज्यों से ज्यादा, 21 राज्यों में 16 तो इनकी डायरेक्ट सरकार है, जिसके जियो वक्फ बोर्ड चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कहीं खोल दिया, 16 राज्यों में तो खोल सकते थे ना। हाँ, तो नया वक्फ बोर्ड गठित होगा, आप उत्तर प्रदेश देखिए में क्या तो खोल परिवर्तन सकते थे आता ना। है। अरे अब ये लीजिए, अभी आपने तर्क दिया ना, आप उत्तर प्रदेश में खोल सकते थे विद्यालय। वक्फ बोर्ड आपके अंडर में था, चेयरमैन आप बनाते हैं। अरे महाराज, वक्फ आपके बोर्ड हाथ तो में था, वक्फ उत्तर बोर्ड प्रदेश गठित में होने दीजिए। क्या करते देखिए हो? देखिए हमारे पास क्या आप करते हो? अगर इस तरह से कुतर्क करते रहेंगे, देखिए तर्कों गुमराह का मत जवाब करिए, है, मत करिए, कुतर्कों का नहीं है। हमारे पास समय बस इतना ही है। क्या? संदीप जी अगली बार फिर हाँ, आपको ठीक है। जोड़ेंगे, नहीं, आप आप- यकीन मानिए अगली बार आपको फिर जोड़ेंगे, कुछ नए तर्कों के साथ आइएगा। फिलहाल आज के लिए बहुत शुक्रिया संदीप त्रिपाठी जी, हमारे पास समय बस इतना है। माधवी अग्रवाल जी आपका भी शुक्रिया, विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। दरअसल कुतर्कों के जरिए किसी को समझाया नहीं जा सकता। तर्क अगर आप रखें और वो इस तरह से हो कि जिसको समझाया जा सके, जिसके पीछे का कोई लॉजिक हो, तो ये बात सही है। लेकिन अगर कुतर्क पर कुतर्क करना है तो उसके लिए कोई लॉजिक नहीं। बार बार इस बात को समझाया गया है कि वक्फ पे दरअसल उसमें कोई जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर कोई आघात नहीं पहुंचा है, लेकिन जो स्टैच्यूरी बॉडी है वो अपना काम करेगी, और उसका काम है कि किसी भी तरह का जो जमीनों के रखरखाव से लेकर के अगर उसमें कोई किसी तरह की दखलंदाजी और उसमें कोई कानून का उल्लंघन होता है तो वो उस पर अंकुश लगाएगी।